पहले देखें, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है और उसके टाइप्स को, लिंक लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट को किस तरीके से हम लोग उसको क्रिएट करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। इस पर मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से, मतलब इसके हर एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जाएगा और किस तरीके से उसके एलिमेंट को डिस्प्ले कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ हेडर फाइल यूज किया है, जैसे यहाँ पे studio.h आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जिसके अंदर सारे के सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन बना के रखे गए हैं। एक और हेडर फाइल मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है process.h के अंदर एक एग्जिट फंक्शन होता है जिसको हमने यूज किया है। तो ये जो एग्जिट फंक्शन होता है वो process.h में होता है, इसलिए चूँकि हमने इस प्रोग्राम के अंदर एग्जिट फंक्शन को यूज किया है इसलिए हमने इस हेडर फाइल को यूज किया है। stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना, इस हेडर फाइल को हमने इसलिए इस्तेमाल किया है तो चूँकि हमको पता है सिंगली लिंक लिस्ट के केस में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो डायनेमिक होता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हमारे द्वारा जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा वो मैलाक हो सकता है, कैलाक भी हो सकता है, ठीक है, और रीएलाक भी हो सकता है। लेकिन चूँकि हमको एक ही नोड बनाना है और आपको पता है कि जब हमको एक बार में एक सिंगल ब्लॉक एलोकेट करना होता है तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं मैलाक का। तो इस प्रोग्राम में मैलाक फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। अब चाहे हम मैलाक फंक्शन यूज करें, कैलाक यूज करें या रीअलाक या फ्री फंक्शन, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से संबंधित जितने भी फंक्शन हैं वो चाहे मैलाक हो, चाहे कैलाक हो, चाहे रीअलाक हो, वो इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखा गया है। यही कारण है कि हमको इसको भी यूज करना पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए वाइड क्रिएट की बात करें तो वाइड क्रिएट नाम का एक फंक्शन नीचे हमने डिफाइन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। फंक्शन के प्रोटोटाइप को हम लिखते कहाँ पे हैं, इसका सही लोकेशन अगर देखा जाए तो हेडर फाइल के नीचे, वो आप ऊपर भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हेडर फाइल के ऊपर करना चाहते हो अथवा हेडर फाइल और मेन के बीच में, मेन फंक्शन के बीच में आप कहीं भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हेडर फाइल के बाद हमको दो फंक्शन बनाना था, एक क्रिएट फंक्शन बनाएंगे और एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे। क्रिएट फंक्शन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जा रहा है, और डिस्प्ले वाले फंक्शन में क्या करेंगे, जो हमारे द्वारा क्रिएटेड लिस्ट होगी यानी सिंगली लिंक लिस्ट होगी, वो हमने जो भी नोड बनाया होगा उसके एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो इसीलिए हमने दो फंक्शन बनाया हुआ है। अभी फिलहाल इस दो फंक्शन को समझते हैं कि किस तरीके से क्रिएट फंक्शन हम लोग क्या समझेंगे। क्रिएट फंक्शन में हम लोग देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जा रहा है, जबकि डिस्प्ले वाले फंक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट को डिस्प्ले कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप बना लिया। अब फंक्शन के प्रोटोटाइप में आपको पता है फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है और नाम होता है, फिर पैरेंथेसिस होता है, लास्ट में सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया जाता है। फिर वैसे ही डिस्प्ले के लिए मैंने रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम दे दिया, फिर उसको सेमीकोलन लगा के मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप का यूज किया है। स्ट्रक्ट डेटा टाइप का यूज क्यों किया है, क्योंकि हमको एक मेमोरी स्पेस ऐसा एलोकेट करना है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करना है। एक ही टाइप के एलिमेंट को स्टोर नहीं करना है, हमको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करना है। जैसे आपको पता है कि नोड जो बनता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेटा का पार्ट होता है, एक एड्रेस का पार्ट होता है। तो अब देखिए, डेटा तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एड्रेस में क्या होगा, एड्रेस में मेमोरी का एड्रेस होगा। तो डेटा अगर इंटीजर है और यहाँ पे कोई एड्रेस है तो ये दोनों अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, और जब कभी हमको एक ही ब्लॉक के अंदर या एक ही स्पेस के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट को स्टोर कराना होता है तो उस केस में हम लोग एरे को यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रक्चर का। इस वजह से हमको यहाँ पे स्ट्रक्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बना रहे हैं, नोड बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्ट्रक्ट क्या है, डेटा टाइप है। क्यों यूज कर रहे हैं,
क्योंकि हमको एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है जहाँ पे हम दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेंगे, एक होगा डेटा और एक होगा एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस के बजाय मैंने नेक्स्ट ले लिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डेटा का टाइप क्या होगा, जो नोड बनेगा। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसके लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड, नोड क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है, और नोड के अंदर कितने पार्ट होंगे, मतलब ये जो नोड बनेगा उसके कितने पार्ट होंगे, चूंकि दो पार्ट होंगे, एक होगा डेटा का, एक नेक्स्ट का। डेटा वाले पार्ट में हमारे द्वारा दी गई वैल्यू स्टोर होगी। अब किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो तो डेटा को डिफाइन किस टाइप से करोगे, इंटर टाइप से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर है। हम इसको पॉइंटर टाइप से क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये एड्रेस को स्टोर करेगा, किसके, अगले नोड को, मतलब जो अगला ठीक इसके आगे वाला नोड होगा उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। यानी इसका डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, उस नोड के जैसा होना चाहिए जिस नोड के ये एड्रेस को स्टोर करेगा। यही कारण है कि इसको हमने डिफाइन किया है कैसा, नोड के जैसा। नोड के जैसा डिफाइन करने का मतलब ये हो गया, इसके आगे हम इंट नहीं लगाए हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं करेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर यह पॉइंटर किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है तो हम यहाँ पे इंट एस्ट्रिक नेक्स्ट लिखते। अगर यह पॉइंटर किसी फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को, फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते, फ्लोट का। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंटर है वो ना ही किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ना ही किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, बल्कि ये किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ये किसी नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। इसलिए हमने इसको डिफाइन किस टाइप से किया है, नोड के टाइप से। यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, अब ये नोड हो गया। अब इसके दो, यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट थे, हमने इसके दो पार्ट को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। सी लैंग्वेज में टाइप डेफ एक कीवर्ड होता है जिसका उपयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के लिए न्यू नेम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमको अगर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो बार बार हमको पूरा लिखना पड़ेगा क्या, स्ट्रक्चर का नाम फिर वेरिएबल का नाम। तो हमको बार बार ये पूरा नाम ना यूज करना पड़े तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर डेटा टाइप के लिए एक न्यू नेम क्रिएट कर देते हैं। वही काम मैंने किया है। और न्यू नेम क्रिएट करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टाइप डेफ। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप डेफ क्या है, टाइप डेफ एक कीवर्ड है जो करेगा क्या, ये जो स्ट्रक्ट नोड आपको दिख रहा है, स्ट्रक्ट नोड, इस ये क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है। इस एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के लिए हमने एक नया नाम क्रिएट कर दिया, नोड। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब अगर हमको किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करना है तो हमको पूरा लिखने की, स्ट्रक्ट नोड, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए हमको नेक्स्ट को डिफाइन करना था तो हमको लिखना पड़ा स्ट्रक्ट नोड। लेकिन फर्दर में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फर्स्ट नाम का एक पॉइंटर लिया है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। एक हमने लास्ट नोड का पॉइंटर लिया है, लास्ट नोड नाम का पॉइंटर लिया है, वो भी वो लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। कब करेगा वो हम जब आगे नोड बनाएंगे तब देखेंगे। लेकिन हमको फिलहाल इसमें सिर्फ नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट की तो ज़रूरत है ही, इसके अलावा हमको कुछ और पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान सुन लीजिए कि हम जितने भी पॉइंटर वेरिएबल यूज करने वाले हैं इस लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन में, सारे के सारे पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड होगा। तो हमको बार बार स्ट्रक्ट नोड ना लिखना पड़े, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइप डेफ कीवर्ड की सहायता से स्ट्रक्ट नोड के लिए एक नया नाम दे दिया, नोड। अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट नाम के पॉइंटर को डिफाइन किया है, फर्स्ट नाम के पॉइंटर को हमने डिफाइन किया है, लेकिन किसकी सहायता से, नोड की सहायता से। अगर हम ऐसा नहीं किए होते तो इस नोड के बजाय हमको लिखना पड़ता स्ट्रक्ट नोड इज इक्वल, स्ट्रक्ट नोड फिर स्पेस देके एस्ट्रिक फर्स्ट इज इक्वल टू नल। तो हमको पूरा मत ना लिखना पड़े, उसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए एक नया नाम क्रिएट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जिस्टिंग नेम हो गया और ये आपका हो गया न्यू नेम। लेकिन इस नए नाम का ये क्या है, डेटा टाइप है।
इस नए नाम का यूज सिर्फ आप इसी प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो, ये नहीं कि आप कभी भी किसी प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। हम इस स्ट्रक्चर को मेन की बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और मेन की बॉडी से बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने मेन की बॉडी से बाहर क्यों डिफाइन किया है? क्योंकि ये जो पॉइंटर हमको चाहिए, सुनिए ध्यान से, ये जो हम जो पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं ये सारे के सारे है तो वेरिएबल, सारे के सारे पॉइंटर क्या हैं? वेरिएबल हैं। और इनको हम अगर किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल हो जाएंगे, और लोकल होने से प्रॉब्लम ये आएगी कि हम उन वेरिएबल का इस्तेमाल दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे फंक्शन के अंदर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो उनको वहाँ पे जाके डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि हम जिन अब ये जो अलग अलग टाइप के पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं इनकी वैल्यू हमको लॉस नहीं होने देनी है। अगर हम इनको लोकल डिफाइन कर दे तो हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट नाम का पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो जैसे ही एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर जाएंगे ये अपने अंदर मौजूद एड्रेस को लॉस कर जाएगा। तो इसलिए हम जब भी डिफाइन करेंगे इन पॉइंटर वेरिएबल को, ये हम कहाँ डिफाइन करेंगे? मेन के बाहर, यानी इनको हम ग्लोबली डिफाइन करेंगे। आपको पता होगा किसी भी वेरिएबल को हम लोकल या तो लोकली डिफाइन करते हैं या तो ग्लोबली। तो ग्लोबली डिफाइन करने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो वेरिएबल होंगे ये मेमोरी लॉस नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समाप्त नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये मेमोरी में स्पेस पाए रहेंगे। ठीक है, मेमोरी में स्पेस पाने का मतलब क्या कि इनकी लाइफ एंड नहीं होगी, और लाइफ एंड नहीं होगी तो इनके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू लॉस नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, नीचे देखिए, नीचे हमने कुछ फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये तो हो गया, स्ट्रक्चर की बात हो गई, हेडर फाइल की बात हो गई, फंक्शन प्रोटोटाइप की बात हो गई। अब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन को देखिए ध्यान से, ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन, यहाँ हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में आपको पता होगा कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और उन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना होता है? चूज करना होता है। तो इसीलिए मेरे पास चूंकि ऑप्शंस कई होंगे, अभी फिलहाल हम 3 ऑप्शन लेके चलेंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा कि जब पहला ऑप्शन हम लोग चूज करें तो लिंक लिस्ट क्रिएट हो, सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट हो, और जब दूसरा ऑप्शन चूज हो तो वहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट को क्या किया जाए? डिस्प्ले किया जाए। समझ में आई बात? इसको थोड़ा रुकिए। हम अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में हम हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन जब चूज करेंगे तो लिंक लिस्ट क्रिएट होगा, जब दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो लिंक लिस्ट क्या होगा? डिस्प्ले होगा, और तीसरे ऑप्शन में हम प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। और जब तक हम खुद से बाहर नहीं होंगे तब तक हमारा लूप, मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, हमारे पास ये ऑप्शन आते रहेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ओपीटी नाम का वेरिएबल है। ओपीटी का मतलब ऑप्शन से है। एक हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चला रखा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हम खुद से बाहर नहीं आएंगे, और खुद से बाहर आने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 3 को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइल के अंदर 1 देने का मतलब ये क्या हो गया? ये ट्रू लूप हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट लूप हो गया। ये तब तक चलेगा जब तक हम खुद से बाहर नहीं होंगे। और इसके अंदर देखिए मैंने एक मीनू दिया है, मैंने एक मीनू डिजाइन किया है। पहले देखिए मैंने स्लैश एन ले रखा है, तो आपको पता है स्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन करता है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? 1.create, मतलब ये ऑप्शन लिख के आएगा 1 क्रिएट, ये प्रिंट करेगा। फिर स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, अगला जो डेटा होगा वो नई लाइन पे आएगा, यानी 2.display। ठीक है, फिर क्या करेगा? फिर स्लैश एन है, स्लैश एन का मतलब थर्ड ऑप्शन पे क्या है? एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, मतलब जब तीसरा ऑप्शन हम चूज करेंगे तो हम कहाँ से बाहर आ जाना चाहिए? हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको मीनू के रूप में जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा तो ये मीनू के रूप में आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से प्रिंटअप में फिर मैंने मैसेज दिया है इंटर योर चॉइस, मतलब आप अपना चॉइस एंटर करोगे कि आप करना क्या चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, या प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हो। तो हम यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे। अब हमने पहला ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन, यहाँ से हम ऑप्शन की वैल्यू, तो ऑप्शन की वैल्यू क्या देंगे? या तो 1 देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे। तो अगर हमने ओपीटी की वैल्यू 1 दे दिया
मतलब ऑप्शन चूंकि 1 क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है 1, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड दे दिया है। अब अगर ओपीटी की वैल्यू मैं 1 देता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको 3 केसेस देखने को मिलेंगे। पहला केस है क्रिएट का, पहला अगर हम 1 देते हैं तो फर्स्ट केस के सामने 1 मिल जाएगा, मतलब इस केस के सामने की वैल्यू मैच कर जाएगी, और जब मैच कर जाएगी तो यहाँ से क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन को मैंने नीचे बना के रखा हुआ है। यहाँ से देखिए जो अलग अलग केसेज हैं, केस 1 में हमने क्या किया है, क्रिएट फंक्शन को कॉल किया है जो मैंने नीचे डिफाइन करके रखा हुआ है। केस 2 के अंदर मैंने क्या किया है, डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो हर एक केस के अंदर हमने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। और थर्ड के केस में क्या है किया है मैंने कि प्रिंटर से मैंने मैसेज दे दिया, फिर यहाँ एग्जिट फंक्शन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो अगर हमने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया तो ये मैसेज प्रिंट करने के बाद ये एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये प्रोग्राम को हमारे टर्मिनेट कर देगा। तो आपके पास अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट में ऑप्शन आएगा इनवैलिड चॉइस। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा इनवैलिड चॉइस। अगर आप 1, 2, 3 के अलावा और कोई ऑप्शन चूज करते हो तो उस केस में आएगा इनवैलिड चॉइस। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है, तो जब हम ऑप्शन में फर्स्ट देंगे तो होगा क्या, ये क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। जब क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फंक्शन को डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नम नाम का वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है। एक हमने एक और पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है टेम्प नाम का। हमने कितने पॉइंटर हो गए, 4 पॉइंटर हो गए। एक तो नेक्स्ट हो गया, एक फर्स्ट हो गया, एक लास्ट हो गया और एक टेम्प हो गया। तो अब जो नेक्स्ट था वो तो नोड का ही पार्ट होगा, लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंटर और जो लास्ट पॉइंटर थे उनको मैंने ग्लोबली डिफाइन किया था, और इसको मैंने क्या किया है, लोकली डिफाइन किया है। मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग फंक्शन की कॉलिंग के दौरान इसकी वैल्यू लॉस हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये टेम्प क्या है, एक पॉइंटर है, किस टाइप का, नोड टाइप का। और इस नोड का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, जो हम पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मैलॉक फंक्शन का यूज किया है। मैलॉक फंक्शन करेगा क्या, मैलॉक फंक्शन अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस होगा, अगर मेमोरी में पर्याप्त स्पेस होगा तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, एक नोड क्रिएट करेगा। कहाँ पे, रैम के अंदर। मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक नोड क्रिएट करेगा, एक स्पेस क्रिएट करेगा। कब, जब मेमोरी के अंदर स्पेस मौजूद होगा। अगर स्पेस मौजूद नहीं होगा तो उस केस में मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। अभी फिलहाल हम आपको पहला केस हम ये मान के चलते हैं कि मेमोरी के अंदर सफिशिएंट स्पेस नहीं है। तो अगर मेमोरी के अंदर पर्याप्त स्पेस नहीं होगा तो मैलॉक फंक्शन उस केस में नल वैल्यू रिटर्न करेगा। और जब नल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, नल वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस केस में होगा क्या, वो जो नल वैल्यू है वो टेम्प में चली जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन लगा रखा है, इफ टेम्प इज इक्वल टू नल के, मतलब अगर जो टेम्प की वैल्यू है नल के बराबर हो जाएगी, प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस, मतलब प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस, मतलब पर्याप्त स्पेस नहीं है। तो जब और उसके बाद क्या है, एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा तो प्रोग्राम से हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब नोड बनेगा नहीं तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस मान के चलते हैं। एक तो ये तो वो केस हो गया कि मेमोरी के अंदर हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। दूसरा केस हम क्या मान के चलते हैं कि मेमोरी के अंदर हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, एक नोड बनाएगा। अच्छा देखिए, मैलॉक फंक्शन के केस में आपको पता है कि यहाँ पे कॉस्ट टाइप देते हो। कॉस्ट टाइप का मतलब ये हो गया कि जो नोड बना रहे हो उसमें किस प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो चूंकि हम स्ट्रक्चर्ड टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये हो गया कि जो नोड बनेगा उसके अंदर दो वैल्यू स्टोर होगी, एक डेटा का होगा और एक नेक्स्ट यानी एड्रेस होगा। तो इसीलिए मैंने कास्ट टाइप में क्या दिया, नोड। अगर हमने ये नोड क्या है, एक नाम है जो डिफाइन किया गया है किसके जगह पे, स्ट्रक्ट नोड के जगह पे।
हम चाहें तो इसको हटा के इस पूरे को लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको ये पूरा ना लिखना पड़े इसीलिए हमने इसके जगह पे एक नाम क्रिएट किया था नोड, इसलिए मैंने कॉस्ट टाइप में क्या दे दिया, नोड स्ट्रिंग। अब चूंकि मैलाक फंक्शन यहाँ पे क्या लेता है, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, वो होता है मेमोरी की नोड, मेमोरी की साइज। मतलब जो आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, जो सिंगल ब्लॉक मैलाक द्वारा एलोकेट किया जाएगा, उसकी साइज कितनी होगी, तो साइज ऑफ नोड, मतलब नोड की साइज। इसलिए मैंने यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ मैंने क्या लिख दिया, नोड। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैलाक फंक्शन ने एक नोड क्रिएट किया, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, हम वो एड्रेस दे देते हैं। ये एड्रेस हम मान रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि यही एड्रेस मिलेगा, तो हम ये मान के चलते हैं। अब ये एड्रेस किस में चला गया, टेम्प में। अब जब टेम्प में चला गया तो टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 1020, यानी टेम्प हमारा इस नोड पे अवेलेबल है। अब टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1020 नल के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा कंडीशन जब फॉल्स होगी मतलब नोड हमारा क्रिएट हो गया। अब जब नोड बन गया, सुनिए, नोड बन गया तो इस केस में क्या होगा, इसके डेटा वाले पोर्शन में हम नंबर को स्टोर करेंगे, जबकि इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यू स्टोर करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो पहला नोड है, और जो हमारा पहला नोड होगा वही हमारा अभी पहला, सॉरी, जो हम यही हमारा नोड हमारा फर्स्ट होगा, यही हमारा लास्ट नोड होगा। और जब जब हमारा नया नोड बनेगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट नोड होगा। इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के हम लोग क्या करेंगे, इसके डेटा वाले पोर्शन में हम लोग डेटा को स्टोर कर देंगे और नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम लोग वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया, हमने एक मैसेज दे दिया इंटर डेटा आइटम, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्कैनफ। स्कैनफ से हम क्या करेंगे, नंबर की वैल्यू इंटर कर देंगे। नंबर में हमने दे दिया 10, या कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, लेकिन इंटीजर टाइप का ही लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंट टाइप से डिफाइन किया हुआ है। अगर हमने 5 दे दिया, 5 किस में चला गया, नम में। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, एक नोड बन गया था, ये डेटा वाला पार्ट हो गया, ये आपका नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे टेम्प था और इसका एड्रेस मैंने दे दिया 1020, और जो नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था वो नंबर मैंने कितना दिया था, 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्प का डेटा। टेम्प कहने का मतलब, टेम्प क्या है, एक पॉइंटर है, और जब किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं, यहाँ टेम्प क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, डेटा क्या है, स्ट्रक्चर का मेंबर है। जब किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम डेटा मेंबर, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं तो हम लोग डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करते, बल्कि ये एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो टेम्प, फिर ये एरो ऑपरेटर्स को बोल सकते हो टेम्प एरो डेटा, इसका मतलब टेम्प का डेटा, यानी टेम्प कहने का मतलब 1020, और डेटा का मतलब टेम्प के डेटा वाला पोर्शन में क्या चला जाएगा, नम, यानी जो 5 हमने एंटर किया था वो यहाँ आ गया। फिर टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प कहने का मतलब 1020, और इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में क्या आ जाएगा, नल वैल्यू। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था वहीं पे हमने फर्स्ट इज इक्वल टू मैंने दिया है नल। तो फर्स्ट की वैल्यू हमने फर्स्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंटर है, और जिसके अंदर हमने शुरुआत में क्या दे रखा है, नल वैल्यू। नल के इक्वल हो गया, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हुआ क्या, टेम्प की वैल्यू को हमने लास्ट को दे दी, सब पॉइंटर हैं, और लास्ट की वैल्यू को हमने किसको दे दिया, फर्स्ट को। तो टेम्प कहने का मतलब 1020, यही वैल्यू लास्ट में चली गई, तो यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे आ गया, फिर यही वैल्यू किस में चली गई, फर्स्ट में, ये फर्स्ट यहाँ पे आ गया। मतलब यही हमारा टेम्पोररी नोड है, यही हमारा लास्ट नोड है, यही हमारा फर्स्ट नोड। अब आपको पता है कि जब इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो फिर से क्या होगा, अब देखिए एक नोड हमारा बन गया। अब मान लीजिए इसके बाद क्या होगा, ये हमारी एल्स की बॉडी है, ये एल्स की बॉडी है। फिर यहाँ पे देखिए ये एल्स की बॉडी है, ये हमारा फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई है। अब फिर कंट्रोल हमारा वहाँ पे जाएगा जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था। हमने फंक्शन को कहाँ से कॉल किया था, स्विच केस में। मान लीजिए
अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच केस में हमने फंक्शन को यहाँ से कॉल किया था। अब फिर से मान लीजिए फिर से हमारे पास एक ऑप्शन है, फिर से वही हमारे पास चूंकि इनफाइनाइट लूप चल रहा है तो फिर से हमसे पूछेगा, एक बार नोड बन गया फिर से हमसे पूछेगा नोड को क्रिएट करना चाहते हो या डिस्प्ले करना चाहते हो। तो अभी एक ही नोड बनाए हैं तो हम एक बार और ऑप्शन में चूज करते हैं क्या कि हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो फिर से हम ऑप्शन में क्या देंगे 1, तो जैसे ही ऑप्शन में 1 देंगे फिर से क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा हम लोग फिर से क्रिएट वाले फंक्शन पे पहुंचते हैं। तो देखिए जैसे क्रिएट वाले फंक्शन पे आएंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्रिएट फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से एक नंबर मांगेगा, सॉरी यहाँ नम नाम का वेरिएबल फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा टेम्प। देखिए टेम्प अपना डेटा लॉस कर जाएगा। टेम्प का डेटा लॉस होने का मतलब ये हो गया कि अब इस नोड के पास सिर्फ फर्स्ट होंगे और लास्ट होगा, जो पहला नोड है, और इसको कॉपी पे आप लोग बनाते चलिएगा। अब क्या होगा, फिर से देखिए मैलाक फंक्शन क्या करेगा, एक नोड बनाएगा। हम एक नोड और बना देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस नोड के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, एक डेटा का होगा, एक नेक्स्ट होगा। और देखिए जब ये मैलाक नोड क्रिएट करेगा तो इसका भी एड्रेस होगा और इसका एड्रेस किस में चला जाएगा, टेम्प में, यानी 1040 किस में चला है, टेम्प में। तो यानी इस अब ये जो टेम्प हमारा यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। अब चूंकि मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस था इसलिए नोड क्रिएट हो गया। जब नोड क्रिएट हो जाएगा तो इसका एड्रेस किस में चला जाएगा, टेम्प में, यानी 1040 इज इक्वल टू नल के। मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होगी फिर से कहाँ आएगा, फॉल्स आएगा तो फिर से फॉल्स होगी तो हम फिर से आएंगे यहाँ पे, डेटा को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग डेटा को एंटर करेंगे। डेटा हमने दे दिया इस बार 50, डेटा को हमने 50 दे दिया तो 50 किस में चला गया, नम में। अब देखिए टेम्प कहने का मतलब इस बार टेम्प हमारा कहाँ है, 1040 पे, यानी 1040 के डेटा वाले सेक्शन में हम जो नंबर एंटर किए यानी 50 वो यहाँ पे चला आएगा। फिर टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट कहने का मतलब अब जब ये नोड अभी क्रिएट हुआ ना तो ये लास्ट वाला नोड हमारा ये बनेगा, यानी टेम्प के नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या चला जाएगा, नल वैल्यू। अब क्या होगा, इस समय देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या नल वैल्यू है, फर्स्ट में अगर ध्यान से देखा जाए इस डायग्राम को देखिए तो फर्स्ट में है 1020, यानी 1020 इज इक्वल टू नल के बराबर नहीं है। जब पहला नोड क्रिएट करेंगे तभी नल मिलेगा, और ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा जब एक भी नोड आप नहीं बनाए होंगे। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम सीधे आएंगे एल्स पे। हम सीधे आएंगे एल्स पे, हम एल्स पे आएंगे। यहाँ देखिए एल्स पे आएंगे तो क्या होगा, टेम्प कहने का मतलब 1040, टेम्प कहने का मतलब 1040, इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, लास्ट के नेक्स्ट में, सॉरी। टेम्प कहने का मतलब 1040। अच्छा देखिए तो हमारे पास 2 नोड बन गए। जब 2 नोड बन गए तो उनके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। लिंक कैसे क्रिएट होगा, जब इस फर्स्ट नोड यानी ये जो वाला पोर्शन है जहाँ पे अभी फिलहाल नल वैल्यू है, इस नल वैल्यू की जगह पे हम इस नोड के एड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। यानी अब यहाँ पे ये जो नल है यहाँ पे किसका एड्रेस आना चाहिए, ये जो अगला नोड है 1040, तो उसको मैंने वो एड्रेस किसके पास है, टेम्प के पास है। तो यही कारण मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्प असाइनमेंट, मतलब सॉरी टेम्प की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं कहाँ पे, लास्ट। तो पहले लास्ट का मतलब समझते हैं। लास्ट का मतलब 1020 और लास्ट के नेक्स्ट का मतलब, लास्ट के नेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि लास्ट का नेक्स्ट वाला पोर्शन ये है, यानी इस वाले पोर्शन में हमने क्या भेज दिया, 1040। और जैसे ही 1040 इस नोड पे आएगा इन दोनों नोड के बीच में क्या हो जाएगा, लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब चूंकि लास्ट नोड हमारा ये है तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला पॉइंटर है, हालांकि इस प्रोग्राम में हम लास्ट वाले पॉइंटर का यूज ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन यूज कर लिए हैं तो हम यूज करते हैं इसको। टेम्प को हमने क्या दे दिया, टेम्प की वैल्यू को हमने दिया लास्ट को, यानी 1040 किस में चला गया, लास्ट में। तो अब ये लास्ट वाला नोड कहाँ जाएगा, हमारा लास्ट नोड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नोड को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस बार ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे ताकि हम लोग नोड को डिस्प्ले करा सकें।
तो जब ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे तो दूसरे में क्या होगा आप देख सकते हो। जब हम ऑप्शन नंबर 2 देंगे तो केस 2 की वैल्यू मैच करेगा, और जब केस 2 की वैल्यू मैच करेगा तो यहाँ से डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जब डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा तो हम चलते हैं डिस्प्ले वाले फंक्शन के पास। डिस्प्ले वाले फंक्शन के पास चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा। अब जब डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। फिर हमने यहाँ पे टेम्प को डिफाइन किया। देखिए हम क्रिएट में भी टेम्प को डिफाइन किए थे, यहाँ पे भी हमको डिफाइन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने लोकली डिफाइन किया था। तो हम जब लोकली हम उसको डिफाइन किए थे तो हम जितनी बार इसको हम यूज करेंगे उतनी बार हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ग्लोबली कर दिए होते तो हमको हर फंक्शन के अंदर जाके हमको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बेनिफिट है। लोकल वेरिएबल की जो लाइफ होती है वो तब तक ही रहती है जब तक कंट्रोल उस फंक्शन की बॉडी के अंदर है। जैसे फंक्शन उस फंक्शन की बॉडी से बाहर जाएगा, कंट्रोल उस वेरिएबल के लिए जो मेमोरी में स्पेस बना होता है वो लॉस कर जाता है। टेम्प डिफाइन कर दिया। टेम्प किस टाइप का है? नोट टाइप का है क्या? पॉइंटर है। अब हमने क्या किया, टेम्प के पास क्या था? अभी कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको दे दिया फर्स्ट का एड्रेस। फर्स्ट का एड्रेस कहने का मतलब फर्स्ट किसके एड्रेस को स्टोर किया हुआ है? पहले नोड को। और चूंकि हमको सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोड हैं उन नोड के डेटा को हमको डिस्प्ले कराना है। तो आप कहाँ से डेटा को डिस्प्ले कराना स्टार्ट करोगे? फर्स्ट नोड से। फर्स्ट नोड हमारा तो यही है। तो हमने क्या किया, अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान देना कि हमको ऐसा कुछ करना है कि फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट हमारा पॉइंटर है, ये फर्स्ट नोड को रिलीज ना करे। अगर रिलीज कर देगा तो हम इस एड्रेस को लॉस कर जाएंगे और फिर से हम इस सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर अलग अलग टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमको फर्स्ट वाले पॉइंटर से छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट की वैल्यू को टेम्प को दे दिया। तो इससे ये हुआ कि जहाँ पे फर्स्ट था वही हमारा क्या हो गया, यानी फर्स्ट कहेंगे तो भी फर्स्ट का मतलब 1020 ये एड्रेस है, और टेम्प कहेंगे तो भी उसका मतलब क्या होगा 1020। अब यहाँ पे देखिए हम एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमको नोड के एलिमेंट को डिस्प्ले तो करना है। एक लूप चलाएंगे और ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप तब तक चलेगा जब तक हम लास्ट वाले नोड पे पहुंच नहीं जाते। और लास्ट वाले नोड की पहचान कैसे करोगे? आपको पता है कि सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होता है उसमें एड्रेस होता है, सॉरी उसमें नल वैल्यू होती है। इसीलिए मैंने दे दिया कि जब तक टेम्प की वैल्यू नल के बराबर हो नहीं जाती तब तक ये लूप चलेगा। अभी फिलहाल टेम्प में देखिए, टेम्प में कितना है 1020 इज नॉट इक्वल टू नल के। 1020 क्या है? एड्रेस है जो कि नल के बराबर नहीं है। कंडीशन होगी ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रिंट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट करेगा किसका? टेम्प का डेटा। टेम्प कहने का मतलब 1020 वाला ब्लॉक, और टेम्प का डेटा कहने मतलब ये वाला पोर्शन, यानी प्रिंट करेगा 5। मतलब मॉड डी के जगह क्या प्रिंट करेगा 5। इसके बाद जो हमने ये साइन बनाया हुआ है माइन के साथ, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, फर्स्ट नोड का डेटा हमने डिस्प्ले कर दिया। अब हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब आगे की तरफ मूव करना है। किसको मूव कराना है? फर्स्ट को नहीं, टेम्प को। मैंने पहले ही कह दिया कि फर्स्ट से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ताकि फ्यूचर में अगर हमको कोई और ऑपरेशन उस सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर करना होगा तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को तो मूव कराना नहीं है, तो मूव किसको कराना है? टेम्प को। अब टेम्प जो है वो नेक्स्ट नोड पे पहुंचेगा कैसे? सिंपल सी बात है, इसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करना कितना आसान है। हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू मतलब 1000, सॉरी टेम्प में अभी कितना है 1020, इसमें हम क्या भेज देंगे, टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट कहने का मतलब, टेम्प देखिए, टेम्प कहने का मतलब 1020 और नेक्स्ट कहने का मतलब 1040, यानी इस पूरे का मतलब क्या हो गया 1040 किस में चला गया, टेम्प में। तो 1040 जब टेम्प में चला गया, यानी ये जो टेम्प यहाँ पे था अब वो कहाँ पे आ गया, सेकंड वाले नोड पे। अभी तो वो तो ये सारे नोड मेमोरी के अंदर है, ये पहला है कि आखिरी है ये हम देख थोड़ी ना सकते हैं, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ये पहला नोड है या आखिरी नोड है ये हमको नहीं पता, क्योंकि वो तो मेमोरी के अंदर स्टोर है ना, वो भी रैंडमली स्टोर है। तो ये चीज़ हम अभी पता नहीं कर सकते, तो हम चेक करेंगे क्या टेम्प नल पे तो नहीं है।
तो अभी देखिए टेम्प नल पे नहीं, जब टेम्प कहेंगे तो 1040, अभी नल पे नहीं पहुंचा है तो 1040 इज नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो फिर प्रिंट करेगा किसको, टेम्प के डेटा को। टेम्प का डेटा मतलब, टेम्प का मतलब 1040 और टेम्प का डेटा का मतलब 50, यानी 5 के बाद फिर किसको प्रिंट करेगा 50। फिर ये सेप ऐसे एज इट इज बन जाएगा। फिर देखिए टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट कहने का मतलब टेम्प का मतलब 1040 और इसके नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है, नल वैल्यू। वो नल वैल्यू किस में चला जाएगा, टेम्प में, यानी इस बार टेम्प में क्या आ गया, नल। मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक टेम्प की वैल्यू नल हो नहीं जाती। इस बार टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। नल नल कह रहा नल इज नॉट इक्वल टू नल के, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब तक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमने जितने नोड्स को क्रिएट किया होगा वो सारे नोड्स के एलिमेंट डिस्प्ले हो चुके होंगे। इस तरीके से आप जितने भी नोड क्रिएट करना चाहते हो आपको बस ऑप्शन चूज करने हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो लिंक लिस्ट नोड का क्रिएशन होगा, और अगर सिंगल लिंक लिस्ट अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो नोड्स सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जितने नोड्स बने होंगे सारे एलिमेंट को वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और थर्ड ऑप्शन हम चूज करते हैं तो हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन को हम देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन थर्ड चूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे थर्ड चूज करेंगे ये मैसेज प्रिंट करेगा, थैंक यू यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट। फिर एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। एग्जिट फंक्शन आपको पता है कि हमको प्रोग्राम से बाहर कर देता है। ठीक है, अब इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा के दिखाए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करा के दिखा देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मैं रन कोड पे क्लिक करता हूँ। इसको स्टॉप करोगे। देखिए जब इस तरीके से हम लोग रन कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट। पहले मेनू दिखाएगा क्रिएट, फर्स्ट पे है क्रिएट, सेकंड पे है डिस्प्ले और थर्ड पे है एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमको चॉइस देना है। तो अगर मैं चॉइस देता हूँ 1, तो जैसे ही हम चॉइस 1 इंटर करेंगे तो हमसे पूछेगा, तो हम सब इंटर डेटा आइटम, तो हम इंटर डेटा आइटम में यहाँ पे हम डेटा आइटम को इंटर कर देते हैं। फिर से पूछेगा, सेकंड ऑप्शन पे हमसे पूछेगा कि फिर से आप क्या करना चाहते हो। तो मैं फिर से फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करता हूँ। कम से कम 2 नोड हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो इस बार मैंने दे दिया 30। एक बार हम और फर्स्ट को चूज करते हैं, इस बार मैंने दे दिया 40। ठीक है, अब हमने देखिए 3 नोड्स हमने क्रिएट किए हैं। एक है आई थिंक 10, 30 और 40। अब हम क्या चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन चूज करें ताकि नोड्स के एलिमेंट को डिस्प्ले किया सके। सेकंड चूज करते हैं, तो देखिए जैसे ही सेकंड हमने दिया 10, 30, 40 सारे नोड एलिमेंट डिस्प्ले हो गए। फिर पूछ रहा है आप क्या करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो या डिस्प्ले करना चाहते हो। तो हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ना ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड को चूज करेंगे और जैसे थर्ड को चूज करेंगे हम प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज लिख के आ रहा है, थैंक यू यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट।